नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह की खबर के साथ। आपको बताने कि अमित शाह का कर्नाटक दौरा है। चुनावी सभाओं को आज संबोधित करेंगे अमित शाह। अग्निगिरी और साथ ही साथ नवलगुंड लक्ष्मेश्वर में चुनावी सभा हो रही है अमित शाह की। तो अहम खबर, बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह का कर्नाटक दौरा है। चुनावी सभाओं को आज अमित शाह संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो लगातार वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात कर लें या फिर हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें, जेपी नड्डा की बात कर लें या फिर अमित शाह की बात कर लें, लगातार चुनावी सभाओं का कार्यक्रम जो है वहां पर जारी है। कर्नाटक की धरती पर रैलियों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और आज इसी कड़ी में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करने का अमित शाह का कार्यक्रम है। अग्निगिरी, नवलगुंड और लक्ष्मेश्वर में चुनावी सभा होगी। तो मिशन कर्नाटक पर अमित शाह है। आपको बता दें कि आज कर्नाटक में 3 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे अग्निगिरी में चुनावी सभा होगी और इसके बाद दोपहर 2 बजे लक्ष्मेश्वर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। और इसके अलावा दोपहर 3:30 बजे हावेरी में चुनावी सभा करेंगे और शाम 5:30 बजे यानी 5:30 पर दावड़गेड़े में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। तो मिनट टू मिनट ये कार्यक्रम है अमित शाह का। कर्नाटक में 3 सभाओं को वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और वहीं कर्नाटक से एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। अमित शाह के दंगे वाले बयान पर एफआईआर दर्ज हो गई है। जी हां, कांग्रेस ने बयान पर एफआईआर दर्ज कराई है। दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देने का आरोप कांग्रेस की तरफ से लगा है। तो बेंगलुरु में हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई है। कांग्रेस के जीतने पर दंगे की आशंका दरअसल अमित शाह ने जताई थी और उसी को लेकर अब कांग्रेस ने उस बयान पर एफआईआर दर्ज करा दी है। तो गृह मंत्री अमित शाह पर एफआईआर दर्ज हुई है। कांग्रेस ने बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है। आयोजक के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने, शत्रुता फैलाने और विपक्ष को बदनाम करने का आरोप है। गृह मंत्री अमित शाह ने बेलवी जिले में चुनावी रैली में कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो राज्य का विकास रिवर्स गियर में होगा, वंशवाद की राजनीति चरम पर होगी और कर्नाटक दंगों से पीड़ित होगा। कांग्रेस ने गृह मंत्री के इसी बयान के बाद पलटवार किया है और बता दें आपको कि अमित शाह का बयान जो है वो समुदाय के बीच टकराव पैदा कर सकता है, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। लिहाजा अमित शाह पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। चलिए अब बात जेपी नड्डा की। जेपी नड्डा का कर्नाटक का दौरा है। आज चुनावी सभा को जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। दोपहर 3 बजे शिरलकोपा शिवमोगा में जनसभा होगी जेपी नड्डा की। तो एक तरफ अमित शाह कर्नाटक के दौरे पर है, दूसरी तरफ चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा भी नजर आएंगे और आज यहां पर कई उनकी चुनावी सभाएं होनी है। दोपहर 3 बजे शिरलकोपा शिवमोगा में जनसभा का कार्यक्रम है जेपी नड्डा का। तो यहां पर चुनावी सभा करेंगे। तो जेपी नड्डा भी कर्नाटक के दौरे पर है। चलिए बढ़ते आगे और अब बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी के कर्नाटक दौरे का दूसरा दिन है और आज कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। सुलेपेट, कुष्टगी में और बेल्लारी में चुनावी सभा होनी है। शाम 6 बजे बेल्लारी के रोड शो में राहुल गांधी शामिल होंगे। तो अहम खबर, बड़ी खबर, आज कई चुनावी सभाएं हैं जिसको संबोधित करते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। तो राहुल गांधी का कर्नाटक दौरा है जिसकी बात लगातार हम यहाँ पर कर रहे हैं और राहुल गांधी के कर्नाटक दौरे का दूसरा दिन है। दोपहर 12 बजे कलबुर्गी के सुलेपेट में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3:30 बजे तक कोप्पल के कुस्की में जनसभा को संबोधित करेंगे और शाम 5 बजे बेल्लारी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी और शाम आते आते 6 बजे रोड शो में भी वो शामिल होंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि शाम 7:30 बजे बेल्लारी से दिल्ली के लिए राहुल गांधी रवाना होंगे और कर्नाटक के उडुपी में बीते दिन राहुल गांधी जनता से वादा करते हुए नजर आए। उन्होंने वादा ये किया कि सरकार बनी तो सरकार बनने पर मछुआरों को 10 लाख का बीमा, मछुआरों को डीजल पर सब्सिडी भी मिलेगी। ये वादा मछुआरों से किया राहुल गांधी ने। चलिए आगे बढ़ते और अब बात बिहार के कटिहार में जेडीयू नेता की हत्या की। बताने की कैलाश महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और करीब 4 से 5 राउंड फायरिंग कर बदमाश फरार हो गए। आरोपी को फिलहाल पकड़ने में पुलिस जुटी हुई है। तो अहम खबर, बड़ी खबर बिहार के कटिहार से, जहां पर कैलाश महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो बिहार में के कटिहार में जेडीयू नेता की हत्या की खबर सामने आई है। करीब 4 से 5 राउंड फायरिंग कर बदमाश जो थे वो फरार हो गए। आरोपियों को पकड़ने में पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो आरोपियों को पकड़ने की तलाश तेज की गई है। लेकिन बिहार के कटिहार से दुखद खबर, जहां पर जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कैलाश महतो की गोली मारकर हत्या की गई है और जेडीयू के नेता थे ये। बता दें आपको कि करीब
4 से 5 राउंड फायरिंग करते हैं बदमाश, गोली मारते हैं, उसके बाद मौके से फरार हो जाते हैं। पुलिस जो है वो आरोपियों को पकड़ने में जुटी हुई है। आज ये जो दुर्व्यवहार है बरारी का, ये हम लोगों का दिमाग आज काम नहीं कर रहे हैं। इतना बड़ा अप्रिय घटना, दिन दहाड़े गुंडागर्दी यहाँ पर इतना बढ़ा हुआ है। बरारी में 7 बजे शाम में कैलाश महतो जी हैं, उनकी हत्या हुई है, गोली मार के हत्या हुई है। उस संबंध में थाना से भी त्वरित कार्रवाई करके हम लोग जल्द ही गिरफ्तारी की कार्रवाई करेंगे। हम लोग पास नाम आ गया है जिनके द्वारा घटना कार्य की गई है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे हमारे सहयोगी राजीव मोहन का। राजीव, जिस तरीके से बिहार में सरेआम जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या की गई है, क्या खबर है पूरी? किसी से कोई दुश्मनी या फिर हमलावरों के बारे में कोई सुराग अभी तक पुलिस लगा पाई? नहीं, देखिए, हमलावरों के बारे में तो कोई राजीव या संजीव उनका जो पड़ोसी होने पे आरोप लगा है और उसके बाद से जो है पुलिस वहां छापेमारी की है, लेकिन अभी तक उन दोनों में से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सबसे बड़ा सवाल है कि जो कानून व्यवस्था को लेकर ये सरकार बनी है, दुहाई देती है, लेकिन दिन दिहाड़े इस तरह की वारदात और खास करके जदयू नेता के जो जिले में इनकी बड़ी पकड़ है, बड़े नेता माने जाते थे, ये जिला सचिव थे वहाँ के और ये बुजुर्ग हैं, उनकी गोली मारकर हत्या हुई है। तो इसको लेकर के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो उसमें भी खासा नाराजगी है और वो कह रहे हैं कि भाई दिन दहाड़े इस तरह से अपराधियों का मनोबल जो है इतना बुलंद है कि आगे फायरिंग करता है और फायरिंग करके वहां से गोली मारकर हत्या करता है और वहां से चला जाता है। तो ये बड़ा सवाल है, ये पुलिस के लिए भी चुनौती है। लेकिन बिहार में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसके कंधों पर है? देखिए, बिल्कुल सरकार के ऊपर है और सरकार ये जिम्मेदारी लेकर के और ये कहती रही है कि जो ये कानून व्यवस्था से हम समझौता नहीं करेंगे और जो अपराधी हो उनकी गिरफ्तारी होगी या जो अपराध करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बदस्तूर जो है अपराध मनोबल बढ़ता जा रहा है। जो कैलाश महतो की हत्या हुई है उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है और ये कानून व्यवस्था और सरकार की जो दावे हैं वो दोनों पे सवाल खड़ा करता है कि जो जीरो टॉलरेंस की बात होती है अपराध के मामले में वो जो है धरातल पर नहीं दिख रहा है, जिसके चलते आए दिन हर जगह हत्याएं। कैलाश महतो की अगर हम बात करें, उनके परिवार से कोई सामने आया अभी तक कि आखिर वो इस हत्या के पीछे क्या वजह मान रहे हैं? देखिए, अभी तक ये किसी की ओर से ये खुलासा नहीं किया गया है। उनके परिवार वाले भी सख्ते में हैं। उनका कहना है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये घटना क्यों हुई है, लेकिन ये जरूर है कि जो 2 लोगों का नाम उनके घर पड़ोसी का जो नाम आ रहा है कि उन लोगों ने ही फायरिंग की है और पुलिस छापेमारी कर रही है। तो हो सकता है अब उनकी आपसी दुश्मनी हो या पुरानी कोई रंजिश हो, तो ये चीजें देखा। उसके बाद पॉलिटिकल मैटर को भी देखा जाए, कहीं पॉलिटिकल इशू तो नहीं है। पुलिस का कहना है कि तमाम बिंदुओं पर जांच की जा रही है और जो लोग भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन ये गिरफ्तारी और कार्रवाई बिहार में चलता है, लेकिन हत्याओं का दौर, अपराध का दौर नहीं रुक रहा है, नहीं थम रहा है। यह सरकार के उस दावे पर ये कह सकते हैं कि जो दावा किया जा रहा है कि जीरो टॉलरेंस है अपराध पर, उसको बहुत बिल्कुल ठीक है। राजीव मोहन, आप नजर बनाए रखिए और जो भी अपडेट आए इस खबर को लेकर तुरंत दीजिएगा अपने दर्शकों तक, हम पहुंचाएंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात मल्लिकार्जुन खड़गे की। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे का विवादित बयान सामने आया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम पर वार किया है और पीएम मोदी को जहरीला सांप बताया है और बयान के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सफाई भी दी। पीएम को नहीं, बीजेपी को बोला सांप, ये कहना है खड़गे का। और आगे उन्होंने कहा कि मेरा इरादा किसी की भावना आहत करने का नहीं था, मैंने राजनीतिक संदर्भ में ये बयान दिया था। तो अब ये बयान काफी सुर्खियां जो है वो बटोर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे को बीजेपी जो है वो घेर रही है क्योंकि खड़गे ने का जो बयान है वो पीएम का अपमान बीजेपी बता रही है। लेकिन हालांकि खड़गे ये कहते नजर आ रहे हैं कि पीएम को नहीं, बीजेपी को उन्होंने सांप बोला था। मत ನೀವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ ಇಲ್ಲ ಇದು ವಿಷ ಅದಾನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ
और खड़गे के बयान पर बीजेपी का पलटवार सामने आया है। खड़गे का बयान शर्मनाक है, ये कहना है अनुराग ठाकुर का। खड़गे का बयान सोनिया के बयान से भी बदतर है और पहले मौत का सौदागर बताया था, ये कहा अनुराग ठाकुर ने, और अब जहरीला सांप बता रहे हैं। तो अनुराग ठाकुर ने पलटवार क्या है, बीजेपी की तरफ से पलटवार जो है वो आया है खड़गे के इस बयान के ऊपर। आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर ने कहा कि सोनिया गांधी से भी बदतर बयान है मल्लिकार्जुन खड़गे का, और खड़गे का बयान जो है वो बेहद शर्मनाक है। तो खड़गे के बयान को बीजेपी लगातार पीएम का अपमान बता रही है, और हालांकि जो खड़गे हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने इस संदर्भ में बयान नहीं दिया था, लेकिन अब अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया, कहा कि पहले मौत का सौदागर बताया गया। तो खड़गे के बयान पर बीजेपी का ये पलटवार, क्या कहा अनुराग ठाकुर ने, सुनवाते हैं आपको। तो अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया है और उसे शर्मनाक बताया। वैसे में अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा, साथ ही साथ निर्मला सीतारमण की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है खड़गे के इस बयान को लेकर, दोनों की बाइट आपको सुनवाते हैं। वो में हार और कांग्रेस की बौखलाहट, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की मजबूरी बन जाती है मोदी जी को अपमानित करने की, अपशब्द कहने की, गालियां निकालने की। कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी जी से लेकर उनके अब तक के अध्यक्ष कभी मोदी जी को मौत का सौदागर कहते हैं, कभी बिच्छू कहते हैं, कोई सांप कहता है, कोई कुछ भी अभद्र भाषा का उपयोग करता है, कोई कहता है इसकी मौत मरेगा, उसकी मौत मरेगा, कोई कहता है मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ऐसी भाषा का प्रयोग कांग्रेस के नेताओं के द्वारा देश के प्रधानमंत्री के प्रति, जो देश की जनता ने जिनको बार बार देश का प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत से बनाया, और कांग्रेस को यह हजम नहीं हो पा रहा। पिछड़े समाज का अपमान करना कांग्रेस की आदत बन गई है, मोदी जी को गाली निकालना कांग्रेस की आदत बन गई है। क्या देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या है इस तरह की भाषा का प्रयोग और ऐसे षड्यंत्र रचने का काम करते हैं? कांग्रेस को देश से माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो कर्नाटक की जनता इनकी जमानत जब्त करा के इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी ऐसे बयान देना कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है, दर्शाता है। प्रधानमंत्री जी को आज पूरे दुनिया में लोग बात करते हैं उनके श्रेय के ऊपर, और जिस तरीके से भारत के आर्थिक व्यवस्था को कोविड के बावजूद भी और रशिया यूक्रेन वॉर के बावजूद भी दुनिया में ही सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के स्तर पर भारत को ले आए, और दुनिया में 5वें स्थान पर बड़ा इकोनॉमी के स्तर पर ले आए। ऐसे एक नेता जिनको भारत में जनता 2014 में और दोबारा 2019 में अच्छा मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने के लिए ले आए, उनके खिलाफ ऐसे भाषा बोलना बहुत ही खंडनीय है। मैं पुरजोर खंडन करता हूं इसको। देश के लोग के सामने मल्लिकार्जुन जी खड़गे माफी मांगना चाहिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी आज प्रदर्शन करेगी और बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का ये विरोध प्रदर्शन है। महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। महंगाई से जनता त्राहिमाम कर रही है, ये कहना है राघव चड्ढा का। और आगे राघव चड्ढा ने कहा कि चौथी पास राज्य को केजरीवाल से डर लगता है, चौथी पास राज्य से आप हिसाब मांगेगी। तो आज आम आदमी पार्टी जो है वो हल्ला बोल की तैयारी में, प्रदर्शन की तैयारी में, महंगाई से जनता त्राहिमाम कर रही है। तो ऐसे में दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है वो आज प्रदर्शन कर रही है। तो आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल देखने को मिलेगा दिल्ली की सड़कों पर। मुख्यमंत्री आवास पर खर्च किए गए 45 करोड़ को लेकर आप और बीजेपी में जुबानी जंग लगातार जारी है। राघव चड्ढा ने बीजेपी पर हमला बोला। राजा ने अपने लिए 84 करोड़ रुपए का एक हवाई जहाज खरीदा। राजा ने अपने दोस्त को बिजली, कोयला, सी पोर्ट और एयरपोर्ट सब कुछ दे दिया। नतीजा यह है कि देश की जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रही है। ये राजा की देन है कि आज लोगों को आधार कार्ड की जगह उधार कार्ड की जरूरत पड़ गई है। ये तमाम बातें राघव चड्ढा की तरफ से कही गई हैं। तो आज आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर प्रदर्शन करने की तैयारी में है, विरोध प्रदर्शन करेगी और बीजेपी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन होगा। और इधर दिल्ली से एक और अहम खबर, दिल्ली में आज एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक होने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इस बैठक में एससीओ देशों के रक्षा मंत्री शामिल होंगे।
गलवान झड़प के बाद चीनी रक्षा मंत्री का भारत दौरा है। वर्चुअली शामिल होंगे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री। तो अहम खबर, बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करने जा रहे हैं। तो दिल्ली में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की अहम बैठक जो है वो होने जा रही है। एससीओ देशों के रक्षा मंत्री इसमें शामिल होंगे। इस बैठक में गलवान झड़प के बाद चीनी रक्षा मंत्री का ये भारत दौरा है। इसके अलावा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की बात करें तो वो भी इस बैठक में वर्चुअली शामिल होंगे। तो दिल्ली में आज एससीओ के रक्षा मंत्रियों की अहम बैठक होने जा रही है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो शंघाई सहयोग संगठन को लेकर और क्या अहम जानकारी बता दें आपको कि दिल्ली में आज एससीओ के रक्षा मंत्री की बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। और बता दें आपको कि रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री इसमें भाग लेंगे। भारत ने बेलारूस और ईरान को एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए न्यौता दिया है। बेलारूस और ईरान में एससीओ में पर्यवेक्षक है और बैठक से पहले कजाकिस्तान के रक्षा मंत्री कर्नल जनरल रूसलान और साथ ही साथ उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। तजाकिस्तान के रक्षा मंत्री कर्नल जनरल शेराली मिर्जा के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता। दोनों रक्षा मंत्रियों के साथ विचार विमर्श के दौरान रक्षा सहयोग की समीक्षा की जाएगी। पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग का विस्तार करने के तौर तरीकों पर पहचान करने पर ध्यान केंद्रित होगा। बैठक में आपसी हित के कई मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। तो आज अहम बैठक जो है वो होने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर यह हमला बोला गया है और खुद को पीएम उम्मीदवार बता रहे हैं नीतीश कुमार। ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। दलित आईएएस के हत्यारे की रिहाई पर क्या जवाब देंगे? तो उन्होंने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के भी सवाल पूछा कि दलित की हत्या के आरोपी की जो आपने रिहाई करवाई है उसको लेकर आप क्या जवाब देंगे? तो दलित आईएएस के हत्यारे की रिहाई पर क्या जवाब दोगे? ये सवाल असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से नीतीश कुमार से पूछा जा रहा है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला और जोरदार हमला बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के इशू बनाया और उसको लेकर के सवाल भी पूछा है नीतीश कुमार से और कहा कि नीतीश कुमार जो है वो खुद को पीएम उम्मीदवार बता रहे हैं। इधर भुवनेश्वर में G20 के शिक्षा कार्य समूह की बैठक होने जा रही है। शिक्षा कार्य समूह की बैठक का तीसरा दिन है आज। G20 के सदस्य देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। 27 देशों के 60 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। शोध कार्यों में गठजोड़ के भविष्य पर चर्चा होगी। टेक्नोलॉजी के जरिए पढ़ाई पर भी जोर दिया जाएगा। तो शिक्षा कार्य समूह की बैठक लगातार हो रही है, 3 दिन से जारी है। आज तीसरा दिन है इस बैठक का। 27 देशों के लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। भुवनेश्वर में G20 के शिक्षा कार्य समूह की अहम बैठक है और 60 से ज्यादा प्रतिनिधि 27 देशों के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो भुवनेश्वर में G20 की अहम बैठक, भुवनेश्वर में G20 की शिक्षा कार्य समूह की बैठक। G20 के तहत शिक्षा कार्य समूह की ये तीसरी बैठक है और 3 दिवसीय शिक्षा कार्य समूह की बैठक का आज तीसरा दिन है और अंतिम दिन है। भविष्य के कार्य के संदर्भ में आजीवन शिक्षण हेतु क्षमता निर्माण इसका मकसद है। प्राथमिकता वाले 4 चिन्हित क्षेत्रों पर चर्चा की जाएगी इस दौरान और साथ ही साथ बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान, प्रौद्योगिकी के जरिए पठन पाठन शोध कार्यों में गठजोड़ का भविष्य। बैठक में 27 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 60 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। यूनेस्को रोजगार कार्य समूह की बैठक और डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यकारी समूह की प्रस्तुतियों पर चर्चा होगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से ओडिशा की पारंपरिक कला और शिल्प कला का भी प्रदर्शन किया जाएगा इस बैठक के जरिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। जिया खान आत्महत्या मामले से जुड़ी ये अहम खबर आपको बता दें कि आज जिया खान आत्महत्या मामले की अंतिम सुनवाई है और मुंबई में सीबीआई की विशेष अदालत में आज सुनवाई होगी। आत्महत्या मामले में 10 साल बाद फैसला आएगा। सूरज पंचोली पर हत्या के उकसाने का आरोप जो है वो लग रहा है। 3 जून 2013 को जिया खान ने खुदकुशी की थी और साल 2021 में सीबीआई को ये पूरा केस हैंडओवर हुआ था, लेकिन अब आत्महत्या मामले में 10 साल बाद आज फैसला आना है। सूरज पंचोली की मुश्किलें बढ़ती है, कम होती है, क्योंकि सूरज पंचोली पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप जो है वो लगा है। 3 जून 2013 को जिया खान ने खुदकुशी की थी। और चलिए अब बात कोरोना के बढ़ते मामलों की। दिल्ली में कोरोना के मामलों से फिलहाल राहत जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीते 24 घंटे में कोरोना के 865 नए मामले दर्ज किए गए हैं और बीते 24 घंटे में कोरोना से 7 लोगों की मौत की खबर है। दिल्ली में संक्रमण दर 16.90% पहुंच चुका है। तो बीते 24 घंटे में कोरोना के मामलों में कमी जो है वो देखी जा रही है। 7 लोगों की अभी तक मौत हुई है और दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी है, क्योंकि पिछले दिनों में लगातार जो आंकड़े थे वो डरा रहे थे, क्योंकि लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा था। लेकिन फिलहाल दिल्ली में कोरोना के मामलों से
थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मामले बड़े नहीं है, बल्कि 24 घंटे में कोरोना के कुल 865 नए मामले जो है वो सामने आए हैं। और अगर ऐसे में बीते 24 घंटे में कोरोना से मौत की हम बात करें तो 7 लोगों की जान जा चुकी है। और अब बात आईपीएल के 37वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की जीत हुई है। जयपुर में चेन्नई सुपर किंग्स को करारी शिकस्त दी है। एक तरफा मुकाबले में 32 रनों से हराया है। चेन्नई को हराकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर राजस्थान बना हुआ है। तो अहम खबर, बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से आरआर ने सीएसके को हरा दिया है। जयपुर में 32 रनों से मात दी है। तो आईपीएल 23 का 37वां मुकाबला है। राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया है। जयपुर में खेले गए मुकाबले में 32 रनों से मात दी है। आरआर ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 202 रन बनाए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल ने 43 गेंदों में 77 रनों की तूफानी पारी खेली और ध्रुव ने 15 गेंदों पर धुआंधार 34 रन बनाए। देवदत्त की अगर हम बात करें आगे ध्रुव के बाद, तो देवदत्त ने 13 गेंदों पर 27 रन बनाए। और इसके अलावा एक और अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 170 रन ही बना सके। शिवम दुबे ने सबसे ज्यादा 33 गेंदों पर 52 रन बनाए। और इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ ने 29 गेंदों पर 47 रन बनाए। और ऋतुराज के बाद अगर बात करें मोइन अली की, तो मोइन अली ने 12 गेंदों में 23 रन बनाए। तो जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर राजस्थान रॉयल्स पहुंच चुका है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।